नमस्कार बच्चों। आज हम बात करते हैं अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए चयन नियम की। सिलेक्शन रूल फॉर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के चयन नियमों की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो कंडीशन है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए वो ये है कि कोई भी जो अणु है उसके द्वारा आईआर विकिरणों का अवशोषण तभी होता है जब अणु का कंपन करता हुआ द्विध्रुव आईआर विकिरणों के कंपन करते हुए वैद्युत घटक के साथ अंतःक्रिया करता है। यानी कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या आईआर स्पेक्ट्रम प्राप्त होने के लिए ये शर्त है कि कोई भी अणु आईआर विकिरणों का अवशोषण तभी करेगा जब कंपन करते हुए अणु का जो द्विध्रुव है वो आईआर विकिरणों के कंपन करते हुए विद्युत घटक के साथ अन्योन्य क्रिया करना आवश्यक होता है। इसी तरह से ये जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इस आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए दूसरी शर्त यह है कि कोई भी जो यौगिक है उस यौगिक के अणु के द्वारा आईआर विकिरणों का अवशोषण उसमें होने वाले कंपनों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि कंपन केंद्रीय सममित होते हैं, सेंट्रली सिमेट्रिकल यदि कंपन है तो अणु के द्वारा विकिरणों का अवशोषण नहीं होगा और वो जो अणु है वो आईआर अवशोषण नहीं देता है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि कोई भी यौगिक का जो अणु है वो आईआर विकिरणों का अवशोषण करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए ये शर्त है कि ये जो है ये बात इस पर निर्भर करती है कि उनके कंपनों की प्रकृति कैसी है। यदि अणु के जो कंपन है वो सेंट्रली सिमेट्रिकल हैं, केंद्रीय सममित है, तो अणु जो है वो आईआर विकिरणों का अवशोषण नहीं करेगा। इसके विपरीत यदि कंपन केंद्रीय असममित प्रकार के होते हैं तो अणु के द्वारा आईआर विकिरणों का अवशोषण होकर के वो आईआर स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करता है। यानी कि आईआर विकिरणों के अवशोषण के लिए जो है आवश्यक है कि अणु में होने वाले जो कंपन है वो एसिमेट्रिक होने चाहिए, सेंट्रली असममित होने चाहिए। इसको जो है हम इस तरह से ये भी कह सकते हैं कि लगभग जो सभी क्रियात्मक समूह हैं उनमें होने वाले जो कंपन होते हैं वो केंद्रीय असममित प्रकार के होते हैं। इसलिए लगभग सभी क्रियात्मक समूह जो है आईआर विकिरणों का अवशोषण करके और आईआर स्पेक्ट्रम देते हैं। तो दो शर्तें जो है हो गई। एक तो है कि अणु के द्वारा आईआर विकिरणों का अवशोषण तभी होता है जब अणु का कंपन करता हुआ द्विध्रुव जो होता है वो आईआर विकिरणों के कंपन करते हुए वैद्युत घटक के साथ अन्योन्य क्रिया करे। और दूसरा यह है कि आईआर विकिरणों का अवशोषण जो है अणु में होने वाले जो कंपन है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि कंपन केंद्रीय सममित है तो अणु विकिरणों का अवशोषण नहीं करेगा, और यदि अणु जो है अणु में होने वाले कंपन जो है एसिमेट्रिक है तो वो आईआर विकिरणों का अवशोषण करके और आईआर जो स्पेक्ट्रम है वो आईआर स्पेक्ट्रम देता है। और इसी क्रम में जो है हम ये बात कर सकते हैं कि लगभग सभी जो क्रियात्मक समूह होते हैं वो क्रियात्मक समूह असममित कंपन करते हैं। इसीलिए लगभग सभी क्रियात्मक समूह जो है आईआर विकिरणों का अवशोषण करेंगे, और आईआर विकिरणों का अवशोषण करेंगे तो वो जो है आईआर स्पेक्ट्रम भी देते हैं। तीसरा जो चयन नियम है इसके लिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए वो यह है कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अणु विभिन्न कंपन ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण करते हैं।
IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसमें अणु क्या करता है, IR विकिरणों का अवशोषण करके और एक कंपन ऊर्जा स्तर से दूसरे कंपन ऊर्जा स्तर में संक्रमित हो जाता है या चला जाता है। यदि यह संक्रमण जो है कंपन के मूल ऊर्जा स्तर से प्रथम उत्तेजित अवस्था में होता है, यानी कि अणु जो है वो मूल कंपन ऊर्जा स्तर से प्रथम उत्तेजित अवस्था में संक्रमित होता है, तो जो प्राप्त अवशोषण जो बैंड है उसको हम फंडामेंटल बैंड कहते हैं। कहने का मतलब अणु के कंपन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण के आधार पर ये अलग अलग प्रकार के बैंड प्राप्त होते हैं, और उसमें पहला जो बात है कि यदि संक्रमण जो है मूल कंपन ऊर्जा स्तर से और उत्तेजित कंपन ऊर्जा स्तर में होता है तो उसे जो है हम कहेंगे फंडामेंटल बैंड, मूलभूत बैंड कहेंगे। इसके विपरीत यदि अणु का जो संक्रमण है वो मूल कंपन ऊर्जा स्तर से द्वितीय, तृतीय या उच्च ऊर्जा स्तर में होता है तो उसे हम प्रथम उस तरह से प्राप्त जो अवशोषण बैंड है उसको हम ओवरटोन बैंड कहेंगे। क्या अंतर हुआ, जो प्रथम हमने बात की थी उसमें मूल ऊर्जा स्तर से, कंपन ऊर्जा स्तर से प्रथम उत्तेजित अवस्था में, यानी कि प्रथम जो उत्तेजित अवस्था है उसमें संक्रमण है, उसे तो हम फंडामेंटल बैंड कहते हैं। जबकि ओवरटोन बैंड में क्या होता है, मूल से प्रथम में न होकर के प्रथम को छोड़ करके दूसरे में, तीसरे में, चौथे में या किसी उच्च ऊर्जा स्तर में, कंपन ऊर्जा स्तर में संक्रमण होता है तो फिर वो जो है आपका कहलाएगा ओवरटोन बैंड। इसी प्रकार यदि संक्रमण जो है मूल कंपन ऊर्जा स्तर से न होकर के और प्रथम ऊर्जा स्तर से द्वितीय में या तृतीय, द्वितीय से तृतीय में जो है होता है तो उससे प्राप्त जो अवशोषण जो बैंड होता है उसको हम हॉट बैंड कहते हैं। कहने का मतलब प्रथम से दूसरे में या दूसरे से तीसरे में या तीसरे से चौथे में यदि संक्रमण होता है तो वो जो है आपका हॉट बैंड कहलाएगा। तो इस तरह से जो है संक्रमण के आधार पर फंडामेंटल बैंड, ओवरटोन बैंड और हॉट बैंड प्राप्त होते हैं। चौथा जो सिलेक्शन रूल है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए वो ये है कि जब दो आवर्ती आपस में अंतःक्रिया करती है, आपस में दो आवर्तियां मिलती हैं तो उनके योग से या उनके अंतर से जो अवशोषण बैंड प्राप्त होंगे उनको हम युग्मित बैंड कहते हैं। यानी कि ये अलग प्रकार का बैंड है। यदि दो आवर्तियां आपस में मिले और मिलकर के अंतःक्रिया करें तो अंतःक्रिया करने पर उनके जुड़ने से या उनके अंतर से जो बैंड हमें प्राप्त होगा उस बैंड को हम उसको जो है हम कहेंगे युग्मित बैंड कहते हैं। और पांचवी जो बात है इसके लिए IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के चयन नियम के लिए वो ये है कि जब मूल कंपन आवृत्ति ओवरटोन या युग्मित टोन के साथ युग्मित होती है, यानी कि जब मूल कंपन आवृत्ति ओवरटोन के साथ या युग्मित टोन के साथ युग्मित होती है तो उसे हम फर्मी अनुनाद कहते हैं। यानी कि मूल कंपन या फंडामेंटल जो आवृत्ति है वो ओवरटोन के साथ या फिर युग्मित टोन के साथ युग्मित हो तो उसे हम फर्मी अनुनाद कहते हैं। तो ये थे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए चयन नियम। और आज के लिए जो है इतना ही। धन्यवाद।